हेलो एवरीवन, आज अपन लोग कर रहे हैं स्टार्ट रिवीजन। अब ये रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, अगर अभी भी कोई नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब तो छुट्टी बिल्कुल मत करना और रिवीजन बराबर अटेंड करना। ये पहली वीडियो बन रही है, इसके बाद मुझे पता नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो रिवीजन में तो आपको क्लास में ही आना पड़ेगा, इसकी वीडियो नहीं मिलेगी। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बिजनेस करने में फॉलो करते हैं। जिस प्रोसेस को अपन फॉलो करके बिजनेस करते हैं, ये प्रोसेस फॉलो करके अगर तुमने अपना बिजनेस किया, एक प्रोसेस है, तुम्हें सिखाया जाएगा अभी मैनेजमेंट पूरा। ठीक है, तो तुम्हारी जो बुक बनी हुई है वो पूरी मैनेजमेंट के ऊपर ही बनी हुई है। ये बुक तुम्हारी जो बिजनेस की बुक है वो मैनेजमेंट से काम करना सिखाती है। अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया अभी। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा अब तुम्हें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। तो तुम्हारी बुक तुम्हें किससे काम करना सिखाती है? मैनेजमेंट के काम करना सिखाती है। अगर तुम अपने काम में मैनेजमेंट प्रोसेस का यूज़ करते हो तो तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो, और वो भी कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब टाइमली बेसिस पे, टाइम पे तुम अपना गोल अचीव कर पाओगे। ठीक है, और एफिशिएंटली का मतलब होता है रीजनेबल कॉस्ट पे, मतलब सही तरीके से अचीव कर पाओगे जैसे करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो तुम्हारा गोल अगर टॉप आना है, ठीक है, तुम्हारा गोल 100% लेकर आना है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है तुम्हारा। ठीक है, तो अगर मान लो ये तुम्हारा गोल है तो ये तुम अचीव करो इसी साल। ऐसे नहीं 4-5 साल ले लिए ये अचीव करने के लिए, नहीं, इसी साल अचीव करो। ये होता है इफेक्टिवली। और रीजनेबल कॉस्ट पे करो। ऐसे नहीं भयंकर खर्चा कर रहे हो, 40-50 लाख का खर्चा कर दिया भाई साहब। ठीक है, 5 स्टार होटल में रूम ले लिया, बड़े बड़े डॉक्टर रख लिए, चेकअप का हो रहा है तुम्हारा, ये हो रहा है वो हो रहा है, बड़े बड़े एक फील्ड के टीचर को बुला रखा है वहाँ पर तुम लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा भारी भारी पे कर रहे हो तुम लोग। ऐसे नहीं, रीजनेबल कॉस्ट पे अपन को ये अचीव करना, मतलब अचीव करने में हेल्प करता है ये। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल अचीव करने में हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट का प्रोसेस। और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, जिससे अगर अपन अपने काम को करें, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली। तो कोई भी इस प्रोसेस को क्यों यूज करता है? मैनेजमेंट प्रोसेस को क्यों यूज करता है? अपने गोल को। तुम पढ़ाई में अगर मैनेजमेंट को यूज करोगे तो क्यों कर रहे हो? ताकि तुम अपने गोल को क्या कर सको? अचीव कर सको। वो भी कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलो, अब इसमें अपन ने 3 वर्ड पढ़े। कौन कौन से 3 वर्ड पढ़े? कि एक प्रोसेस है और इफेक्टिवली एफिशिएंटली। प्रोसेस का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ फंक्शन। कुछ भी काम अपन को लाइन से करते रहना हो ना, कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर दोबारा वापस रिपीट होगा ये ऐसे, तो उसे प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर आता है सीए के अंदर, उसके अंदर एक आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोसेस में होके बनता है। जैसे कोकोनट ऑयल, पहला प्रोसेस होता है क्रशिंग प्रोसेस, कोकोनट को क्रश करता है। दूसरा होता है रिफाइनिंग, और तीसरा होता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में जब ऑयल निकलता है, बोतल में पैक किया जाता है पैराशूट वगैरह की, और चमचमाता हुआ तेल मस्त अपने घरों पे आता है, तो बोतल फिनिश गुड्स कहलाती है। तो ऑयल बनने में कितने प्रोसेस लगते हैं? प्रोसेस नंबर 1 क्रशिंग, प्रोसेस नंबर 2 रिफाइनिंग, प्रोसेस नंबर 2 फिनिशिंग। इसलिए मैनेजमेंट भी क्या है? प्रोसेस है। पहले क्या होता है? प्लानिंग। पहले होता है मैनेजमेंट में प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, जिसके बारे में अपन पूरे चैप्टर पढ़ेंगे आगे। इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब एक बाद एक ये काम किए जाते हैं। ठीक है, चलो। इफेक्टिव का मतलब टाइम पे कंप्लीट करना, एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम कॉस्ट में। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला, मैनेजमेंट को हम लोग अपने काम में यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट क्या हो गया है? कौन सा प्रोसेस हो गया? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, पहला। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है तो इसमें क्या लिखना है? तो मैनेजमेंट जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन सबके एफर्ट को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं, और हर पर्सन जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है पता है तुम्हें? ऑर्गेनाइजेशन में काम अपने खुद के कोई मकसद के लिए, कोई पर्पस के लिए। आज अगर कोई भी काम करता है तो उसको कोई रिक्वायरमेंट होती है काम करने की, नहीं तो करेगी क्यों काम? आज मैं तुम्हें बोल दूं मैं तुम्हें 10-10 लाख रुपए दूंगा हर महीने, हमेशा जिंदगी भर तक, काम ही नहीं करोगे तुम लोग। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसका कोई पर्पस है काम करने का। ठीक है, तो हर लोगों के अलग अलग पर्पस, सबके पर्पस को कहां पर, मतलब सबके काम को कहां पर गाइड करता है, कहां पर डायरेक्ट करता है? टुवर्ड्स अचीविंग
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कॉमन गोल, सबके काम को कॉमन गोल अचीव करने में डायरेक्ट करता है। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल समझ लो, अगर अलग अलग टीचर है तो अकाउंट्स का टीचर ये सोचेगा कि यार मैं अकाउंट्स में अच्छे नंबर दिलाऊं बच्चों को, इको का टीचर ये सोचेगा मैं इको में अच्छे नंबर दिलाऊं, उसको बाकी रिजल्ट से मतलब ही नहीं है। ठीक है, बीएसटी का टीचर ये सोचेगा बीएसटी में अच्छे नंबर दिलाए। तो इन सबके एफर्ट्स को कॉमन गोल क्या है कि हर बच्चे का रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है, ये है कॉमन गोल। ठीक है, स्कूल का, कोचिंग का कॉमन गोल क्या है कि बच्चे का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तो टीचर के इंडिविजुअल एफर्ट्स को कहां पर गाइड करता है मैनेजमेंट, कॉमन गोल की तरफ गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। समझ गए, इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कॉमन गोल की तरफ गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, मैनेजमेंट यूनाइट्स, मैनेजमेंट गाइड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। ठीक है, चलो, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब मैनेजमेंट क्या है, नेचर कैसा है मैनेजमेंट का, परवेसिव है मैनेजमेंट। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाया, कि सिर्फ कोचिंग वालों के लिए मैनेजमेंट बनाया, या स्कूल वालों के लिए बनाया, या हॉस्पिटल वालों के लिए बनाया, ये सबके लिए होता है, तो परवेसिव है। ठीक है, सेम टू, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन से केस स्टडी आती है। अगर वहाँ लाइन में लिखा हो कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, तो समझ लो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव लिख कर आना है। चलो, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट में कई तरह के काम होते हैं, मतलब कई चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। पहला, सबसे पहले मैनेजमेंट में होती है प्लानिंग, कि क्या क्या काम होगा। जैसे आज एनुअल फंक्शन रखना है, तो एनुअल फंक्शन में क्या क्या काम होगा। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, गाने का होगा, डांस का होगा, ये होगा, वो होगा, कोई एक्ट वगैरह होंगे 2-3। ठीक है, ये सारे अपन ने प्लानिंग कर ली कि भाई क्या क्या होगा वहाँ पर। ठीक है, अवार्ड सेरेमनी होगी, वहाँ पर अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे, मेडल वगैरह दिए जाएंगे, जो भी गेम वगैरह में बच्चे जीते करें। ठीक, ये सब अपन किस में रखेंगे, एनुअल फंक्शन में। तो ये पहला काम था प्लानिंग, कि कौन कौन से काम करने हैं, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले वर्क का तो मैनेजमेंट करो, पता तो होना चाहिए काम क्या क्या करवाने। भाई एनुअल फंक्शन कितने बजे शुरू होगा, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कब खत्म होगा। तो ये पूरा सीक्वेंस तो पता हो मेरे को, शुरू होने से खत्म होने तक का, और हर एक टाइम पे कौन कौन से काम होंगे और उस काम का ड्यूरेशन क्या होगा, है ना। भैया मैंने कहा कि भाई इतने बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे खत्म होगा, और पता पड़ा कि भाई 6 से 10 तक में इतने एक्ट रख दिए कि 10 बजे भी एक्ट पूरे नहीं हुए, तो 50% ही हुए, अभी और बचे हुए, तो थोड़ी 12 बजे 1 बजे घर भेजेंगे सब सारे पेरेंट्स को। ठीक है, तो अपन को पता होना चाहिए काम कहाँ से शुरू होगा, एनुअल फंक्शन कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, पूरा अपन को पता होना चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग किसमें की जाती है, मैनेजमेंट ऑफ। ये इस तरीके से की जाती है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। हमारा गोल हो जाए कि सारे लोग आए, एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट हो सबका। ठीक है, और सब अच्छा फील करके यहाँ से जाए, सबको मज़ा आ जाए एनुअल फंक्शन में, ये अपना गोल होता है। तो वर्क ऐसे डिसाइड करेंगे कि हमारा गोल अचीव हो जाए। ड्यूरेशन कितना रखना है, कितने टाइम में क्या करवाना है, डांस रखने तो कितने रखने हैं, पता पड़ा नाच ही जा रहे हैं पागल की तरह, सारे आ गए पूरा स्कूल नाचने के लिए। ठीक है, एक एक क्लास आती जा रही है, नाचती जा रही है, और पेरेंट्स परेशान हो गए, पेरेंट्स पक गए वहाँ पर, बोला क्या यार नाच ही जा रहे हो पागल की तरह। तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके से अपना काम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट, मैनेजमेंट क्या करता है, इस तरीके से प्लानिंग करता है कि ट्रांसलेट वर्क इन टर्म ऑफ गोल। और ये वर्क और इनके बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, समझ गए, मैनेजमेंट ट्रांसलेट वर्क इन टर्म ऑफ गोल, ये कीवर्ड है, ये लिखकर आना पड़ेगा अपन को। मैनेजमेंट वर्क को गोल में ट्रांसलेट करता है, तुम्हारे काम को ऐसे डिसाइड करेगा कि तुम अपने गोल को अचीव कर सको, काम ही ऐसे बनाएगा। वो मैनेजमेंट में एनुअल फंक्शन के अंदर एक्टिविटी ऐसे रखेगा कि हम हमारे गोल को अचीव कर सके, मतलब सारे लोग खुश होकर जाए, एंजॉय करके जाए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब जितने भी काम बनाए वो काम कोई करेगा क्या, पर्सन करेंगे ना काम। कौन सा पर्सन करेगा, जो काम करने के लिए अपन को क्या लग रहा है, सुइटेबल लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, राइट पर्सन डू राइट जॉब, है ना। अब राइट जॉब के लिए किसको फाइंड करेंगे, राइट पर्सन को फाइंड करेंगे। ठीक, तो समझो बात को, काम को इसने डिसाइड कर लिया। यहाँ मैंने तुम्हें 2 नाम लिखवाए थे मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर, एक प्लानिंग, बस प्लानिंग लिखवाया था नहीं, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आएगा प्लानिंग। अपन लोग जो प्लानिंग करते हैं वो एक तरीके से मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहलाता है। फिर जब ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग आता है तो एक तरीके से मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ये देखता है कि किस पर्सन को कौन सी ड्यूटी असाइन करना है,
मतलब ड्यूटी के लिए पर्सन कैसा होना चाहिए, और स्टाफिंग वो पर्सन को लेकर देता है। ऑर्गेनाइजिंग ये डिसाइड करता है कि जो काम हमें करवा, जैसे हमें डांस करवाना है, डांस, तो डांस के लिए कौन सा पर्सन चाहिए, वो पर्सन चाहिए जिसको डांस आता हो, डांस का टीचर हो, है ना भाई। सिंगिंग का टीचर है, उसको बोल रहे डांस सिखा बच्चे को, ठीक। मैथमेटिक्स के टीचर को बोल रहे गाना सिखा, उसके सुर ही हिले पड़े, ठीक, तो उसको बोले मैथमेटिक्स के टीचर को कि तू गाना सिखा। जो सिंगिंग का टीचर है, जो गाना सिखाता है, म्यूजिक का टीचर है, उसको बोलेंगे अपन, ठीक। तो काम तो डिसाइड कर लिया ना, अब ड्यूटी किसको असाइन करना है। असाइन का काम आता है ऑर्गेनाइजिंग में, और स्टाफिंग क्या करता है, उस काम के लिए पर्सन को लेकर आता है, ठीक है। तो पर्सन लेकर आने का काम कौन करता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग ये देखता है पर्सन है या नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है पहले वो देखता है या नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और फिर जब उसको पता पड़ जाता है स्टाफिंग को कि पर्सन है तो ठीक है, जब उसको पता पड़ता है नहीं है तो फिर सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वगैरह, ठीक। चलो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम कौन कौन से है वो पता पड़ गया, करेगा कौन कौन वो पता पड़ गया, ठीक है। अब करवाना भी पड़ता है, वो कर नहीं लेंगे देने से काम, बच्चों को होमवर्क देने से कर नहीं लेंगे, उनसे करवाना भी पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, सुपरवाइज करना पड़ेगा, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे क्लास में। क्या करने पड़ेंगे, क्लास में। सी मतलब कम्युनिकेटिंग, ठीक है। एल मतलब लीडरशिप, ठीक है। एस मतलब सुपरवाइजिंग, एम मतलब मोटिवेटिंग। तो ये क्लास में सारे काम अपन को करने पड़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेटिंग करना पड़ेगा, एल का मतलब लीडरशिप, एस का मतलब क्लास में, एम का मतलब, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। गाइड, डायरेक्ट, सुपरवाइज, कम्युनिकेटिंग। उसके बाद जैसे बोला था वैसे काम हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए आएगा हमारा आखिरी कंट्रोलिंग, लास्ट, समझ गए। स्टाफिंग, सॉरी, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। तो वो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इसमें आता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का काम होता है, ऑपरेशन लिंक बनता है, लिंक, काम और पर्सन दोनों डिसाइड हो गए, तो अब ऑपरेशन क्या करेगा, पर्सन से काम करवाएगा। कौन कौन से काम करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ट्रांसलेट वर्क इन टर्म ऑफ गोल, ये काम कौन कौन से पर्सन करेंगे, ठीक है। सही पर्सन को सही काम देना, ठीक है। एक बहुत शानदार लाइन आती है, मजेदार लाइन, वो क्या है, एक नंबर लाइन है। मैनेजमेंट क्या करता है, मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। मान लो अभी डांसर है कोई, उसको डांस तो आता है मगर गाना नहीं आता, वीकनेस क्या है, गाना नहीं आता। स्ट्रेंथ क्या है, डांस अच्छे से आता है, तो उसको डांस ही देगा, गाना नहीं देगा। ऐसे देना मैनेजमेंट होता है। तुमने कंप्यूटर के टीचर को बोला इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, हाँ, साइंस के टीचर को बोला यार साइंस पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, एक काम कर ये पढ़ा दे, BST पढ़ा दे, कुछ भी नहीं करना, वहाँ जाके हिंदी अनुवाद करना है। हाँ, फिजिक्स का टीचर तुम्हारे यहाँ आके क्या पढ़ा रहा है, BST पढ़ा रहा है। कॉमर्स का टीचर वहाँ जाके साइंस पढ़ा रहा है, बोला मैं पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री बिगड़ गई बच्चों के साथ उसकी। तो बेटा ऐसे काम करोगे तो मुझे बताओ गोल अचीव कर पाओगे क्या, नहीं। स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाना है और वीकनेस को इररिलेवेंट। वो काम दो ही मत जिसमें बंदा वीक है, वीकनेस हो गई इररिलेवेंट। वो काम दो जिसमें वो अच्छा करता है, स्ट्रेंथ हो गई इफेक्टिव। समझ गए, एक नंबर लाइन है। हमेशा जीवन में भी ऐसे ही करना चाहिए काम। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये लिंक करता है दोनों को, वर्क और, समझ गए भी सारा काम। प्लानिंग डिसाइड करेगा कौन कौन से काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग डिसाइड करेगा ये काम कौन पर्सन करेंगे। अब उन पर्सन से काम करवाना है तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग लगेगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये खत्म नहीं होता, एक के बाद एक चलता रहता है, ठीक है। पहले प्लानिंग आता है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरा ऐसा पोस्ट DC आता है। फिर जब ये हो जाता है फिर दोबारा वापस प्लानिंग से शुरुआत होती है। ऐसे नहीं है जीवन में एक बार प्लानिंग कर ली अब जिंदगी भर प्लानिंग करनी नहीं है, करते रहनी है प्लानिंग। एक टाइम के लिए प्लानिंग की, प्लानिंग टाइम रिलेटेड होता ही है, ठीक है। मान लो तुमने 1 महीने की प्लानिंग की तो फिर दूसरे महीने दोबारा करनी पड़ेगी। तुमने 6 महीने की तो 6 महीने के बाद दोबारा करनी पड़ेगी। तुमने 1 साल की तो 1 साल के बाद दोबारा करनी पड़ेगी प्लानिंग, ठीक है। और ये पूरा स्टेप चलता रहेगा एक के बाद एक, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब केस स्टडी कैसे आएगी, केस स्टडी में लाइन लिखा होगा सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन। टिक कर लेना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन। सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू रहते, आते रहते। कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट का मतलब होता है जुड़ा होना, तो ये जुड़े हुए हैं, मतलब प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग जुड़ा हुआ है,
ऑर्गेनाइजिंग के साथ स्टाफिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट सेपरेट फंक्शन, फंक्शन सेपरेट है। प्लानिंग के अंदर काम अलग होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक अलग चीज़ आती है, स्टाफिंग के अंदर अलग चीज़ आती है फंक्शन अलग, मगर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। फंक्शन अलग अलग है मगर एक दूसरे से जुड़े हुए। समझ गए बात? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हाट्सएप के अंदर तुम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो फाइल मैनेजर में मिल जाती है क्या फाइल? हाँ, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ, फाइल मैनेजर अलग, व्हाट्सएप अलग सॉफ्टवेयर है, या दोनों एक ही सॉफ्टवेयर है? अलग अलग है, सेपरेट है, मगर जुड़े हुए क्या एक दूसरे से? हाँ, यहाँ की फाइल डाउनलोड करते ही वहाँ शो होने लग जाती है, ठीक है। ये फंक्शन अलग अलग है, प्लानिंग अलग होता है, ऑर्गेनाइजिंग अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है, मगर ये एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है, जुड़े हुए, ठीक है। प्लानिंग करते ही क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा, ठीक है। प्लानिंग करो, उसके साथ ही ऑर्गेनाइजिंग जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब अकेला बंदा बोले मैं पूरा मैनेजमेंट संभाल लूंगा, अकेला बंदा बोले मैं पूरा मैच जिता दूंगा, मुझे बाकी प्लेयर से मतलब ही नहीं है, पॉसिबल है नहीं। ग्रुप एक्टिविटी है, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। अब एक बात याद रखना, जब भी टीम वर्क की बात आती है तब कोऑर्डिनेशन आ ही जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब, एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जिंदगी भर इसको चलाएंगे अपन कोऑर्डिनेशन के अंदर। वो क्या है कि जब परचेज डिपार्टमेंट माल रॉ मटेरियल खरीदता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल से क्या बनाता है, फिनिश गुड्स, और सेल डिपार्टमेंट उसको क्या करता है, सेल करता है। समझ गया? 3 डिपार्टमेंट, ठीक। परचेज डिपार्टमेंट लकड़ियाँ खरीदेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्नीचर बनाएगा, सेल डिपार्टमेंट उस फर्नीचर को बेचेगा, है ना। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बना लेगा क्या फर्नीचर? नहीं, वो कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, सेल डिपार्टमेंट के साथ। सेल डिपार्टमेंट वाले के साथ कोऑर्डिनेट कर करके, सेल डिपार्टमेंट वाला बोलेगा हमारा इतना टारगेट है, इतनी डिमांड आ रही है, इतने फर्नीचर बनाओ, उससे कोऑर्डिनेट करके फर्नीचर बनाएगा, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट वाला रॉ मटेरियल जो लकड़ियाँ खरीद रहा है, वो प्रोडक्शन वाले से पूछेगा आप कितने फर्नीचर बनाओगे, उसके हिसाब से हम क्या करें, लकड़ियाँ खरीदें, परचेज करें। समझ गए? इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अगर परचेज डिपार्टमेंट अपने हिसाब से लकड़ियाँ खरीदे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से माल बनाए, बना दिया माल ज़्यादा, डिमांड आई कम, स्टॉक बिना मतलब का रहेगा, ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। भर भर के स्टॉक रह गया, पड़ा है, सारे फर्नीचर पड़े, सड़ रहे, खराब हो रहे, नुकसान हो रहा है, स्टोरेज कॉस्ट लग रही है उसकी। समझ में आई बात? क्या बोला? तो क्या करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट। अब ये समझो कि मैं ही परचेस कर रहा हूँ, मैं ही लकड़ियाँ खरीद रहा हूँ, मैं ही फर्नीचर बना रहा हूँ, मैं ही बेच रहा हूँ, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा नहीं ना, ये करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। टीम वर्क को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इसीलिए टीम वर्क के साथ जब ग्रुप की बात आती है, टीम या ग्रुप की बात आती है, तभी वर्ड आएगा कोऑर्डिनेट। मैं ही तुम्हें तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा किसी के साथ नहीं। लेकिन अकाउंट्स का टीचर अलग है, इको का अलग है, बीएसटी का अलग है, तब करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। हाँ, तब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइमिंग फिक्स रखना पड़ेगा, एक के बाद एक क्लास रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप सुबह पढ़ा रहे हो, मैं शाम को पढ़ाऊंगा, मेरे साथ थोड़ी चलेंगे बच्चे, 2 बार 3 बार थोड़ी आएंगे। हर टीचर को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी बीच वाली क्लास नहीं है, तो या तो इनको क्लास आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी या आगे वाले को पीछे लेनी पड़ेगी, इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। समझ गए बात? कोऑर्डिनेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, ये भी हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब सामने वाला कोऑपरेट नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाएगा। कोई अपने साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, हाँ, मतलब ये क्लास, ये बोल रहे हैं सर कि मैं आगे नहीं लूंगा क्लास, मैं बाद में नहीं लूंगा, और ये बोल रहे हैं मैं भी पहले नहीं लूंगा, तो बच्चे क्या 1 घंटा बैठेगा बीच की क्लास गायब है? तो कोऑपरेट नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोऑपरेशन की। ब्रॉडर टर्म कौन है, कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन? कोऑर्डिनेशन ब्रॉडर टर्म है, कोऑपरेशन तो उसका है पार्ट है, कि कोऑपरेशन से ही क्या होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो क्या आ गया, कोऑपरेशन आई गया ना। चलो, मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक का मतलब होता है बदलते रहना। जैसे जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट बदलती है, मैनेजमेंट भी बदलता है। कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, अब ऑनलाइन बढ़ाना है, तो अब मैनेजमेंट किसके हिसाब से होगा, ऑनलाइन के हिसाब से होगा। समझ गए ना, कि बच्चों को घर में बैठे कैसे पढ़ाएं। उसके बाद तो ये डायनामिक के अंदर कीवर्ड क्या है, अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बदलने से मैनेजमेंट अपने आप को बदलता है। अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन वर्ड्स को साथ साथ पॉइंट के साथ इसको भी रट लो हाथों हाथी, ठीक है। ऐसा ना हो पॉइंट्स याद है, कीवर्ड याद नहीं, इसको भी साथ में रट लो, ठीक है। उसके बाद
मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। हम शादी वगैरह में जाते हैं, हमें अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं यार एक नंबर मैनेजमेंट था यार, शादी का मज़ा आ गया, हर चीज़ परफेक्ट थी, कहीं पे लाइन नहीं थी, इन्होंने इतना अच्छा इंतजाम कर रखा था कि लाइन लगने की ज़रूरत ही नहीं थी, इस तरीके से ये लोग खाना खिला रहे थे तो लाइन ही नहीं लगी कहीं पे, ठीक है, मज़ा आ गया इनका मैनेजमेंट देख करके। तो कोई तुम्हारा दोस्त ऐसे ना समझ होगा तो क्या पूछेगा, पहली बार मैनेजमेंट सुना होगा तो क्या है मैनेजमेंट, मुझे भी दिखाना कैसा लग रहा है। मैनेजमेंट कोई पर्सन है जो दिखेगा, नहीं ना। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल फोर्स है, वो काम से पता पड़ जाएगा कि मैनेजमेंट अच्छा है या खराब है ना। हमारी कोचिंग का मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है खराब है, तुम्हें पता पड़ जाएगा हमारे काम से कि भाई इनका मैनेजमेंट तो खराब है ना, ढंग से काम नहीं कर रहे, या अच्छा कर रहे तो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही तरीके से ये लोग काम करते हैं, तो तुम्हें हमारे काम से हमारे मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ड, इंटेंजिबल की डेफिनेशन में यही आता है हमेशा, कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ड, ठीक। ये अपन ने पढ़े 7 पॉइंट, 7 पॉइंट को याद रखने का अपन ने तरीका बनाया था मैनेज कंटिन्यूसली, अपन ने तरीका बनाया था मैनेज्ड कंटिन्यूसली। एम का मतलब मल्टी डायमेंशनल, पॉइंट नंबर 3। ए का मतलब ऑल परवेसिव, एन का मतलब ये अलग है बस इंटेंजिबल, ये है अनोखा, अनोखा हमेशा याद रहता है, ठीक है। जी के 2 दांत निकल जाएंगे अब। ग्रुप गोल, ग्रुप गोल, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन और कंटिन्यूअस, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल, ऑल परवेसिव, इंटेंजिबल, ग्रुप गोल और डायनामिक और कंटिन्यूअस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मतलब अपन अगर मैनेजमेंट प्रोसेस को बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव है क्या मैनेजमेंट का, कोई एम है क्या। तो मैनेजमेंट का एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैनेजमेंट कई सारे होते हैं, कई सारे। इन लोगों ने क्या किया है, जैसे 8-10 होते हैं, 8-10, उसकी 3 कैटेगरी बना दी, उस कैटेगरी के अंदर 3 कैटेगरी बना दी, कुछ ऑब्जेक्टिव को पहली कैटेगरी में रखा, कुछ ऑब्जेक्टिव को दूसरी में रखा, कुछ ऑब्जेक्टिव को तीसरी में रखा। अब ये 3 कैटेगरी कौन सी है, पहले मेरा पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, मेरी सोसाइटी में, तो सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल, ठीक है। मेरा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का और मेरी सोसाइटी का, मेरा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी सोसाइटी का, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल। ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलो या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलो, ये 2 नाम याद रखने जरूरी है, क्योंकि वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तुम बोलोगे यार ये क्या हो गया, ऐसा तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा हमने। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को खोला जाता है तो उसका काम होता है सर्वाइवल, मतलब इतना तो कमा ले अपन कि खर्चा वसूल कर पाए, ठीक है, खर्चा जेब से देना ना पड़े, इसे बोलते हैं सर्वाइवल। इतनी इनकम कमाए कि कॉस्ट कवर हो जाए, अर्न थ्रू रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, सॉरी अर्न इनफ रेवेन्यू, थ्रू नहीं, अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। दूसरा है प्रॉफिट, इतना कमाया कि कॉस्ट भी कवर कर सके, रिस्क भी कवर कर सके, ठीक है, मतलब कॉस्ट भी कवर हो जाए और उसके बाद ढेर सारा पैसा बचे, ठीक है, इतना पैसा बचे कि कभी कोई रिस्क हो तो वो भी कवर कर सके, ठीक है। मान लो अपना लेबर अपन को अपने ऊपर केस कर दे और अपन हार जाए तो लेबर कोर्ट में उसको अवार्ड देना पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी रिस्क वगैरह आए फ्यूचर में, कोई भी दिक्कत आ जाए उसको भी कवर कर सके, साथ में इतना पैसा कमा ले कि रिस्क तो कवर कर ही पा रहे, उसके बाद भी बच जाएगा, ढेर सारा पैसा कमाए, ठीक है। तो ढेर सारा पैसा कमाए तो फिर किस में लगाए, ग्रोथ में। तो पहला होता है सर्वाइवल, कॉस्ट जितना कवर कर ले। दूसरा होता है प्रॉफिट, सिर्फ कॉस्ट कवर करना ही काफ़ी नहीं होता, ठीक है, घर बार में ले जाना, रिस्क कवर करना भी ज़रूरी होता है। साथ में ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है चीज़ों का बढ़ना। किसका बढ़ना, सेल बढ़ जाए, प्रोडक्ट बढ़ जाए, एम्प्लॉय बढ़ जाए, जो बिजनेस में रुपया लगाए कैपिटल बढ़ जाए। लाखों की कैपिटल लगाई थी, अब करोड़ों की कैपिटल हो चुकी है बिजनेस में, ठीक है। तो किसी का भी बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो और एक्सपेंड देयर एक्टिविटी, एक्टिविटी को ग्रो और एक्सपेंड करना जरूरी है। सेल बढ़ जाए, प्रोडक्ट बढ़ जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाए, पहले एक ही प्रोडक्ट था अब 4-5 प्रोडक्ट बेच रहे, एम्प्लॉय बढ़ जाए, रुपया जो लगाया कैपिटल बढ़ जाए, ठीक है। तो ये अपने 3 ऑब्जेक्टिव हो गए, कौन कौन से 3, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ।
सबसे पहला काम आता है सर्वाइवल, जी सके, जी लिए, अब थोड़ा मज़ा भी करना है तो प्रॉफिट, ठीक है, बड़े लेवल पे जाना है ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे बस। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है सबसे पहले अपन ने एक इंडस्ट्री खोली है ना, उसमें मशीन लेकर आए। मशीन कौन सी लानी है? इको फ्रेंडली, सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे, पोल्यूशन वगैरह ना फैलाए। वर्कर लाएंगे, जनरेटिंग, वर्कर को बोलेंगे कि तो अब मशीन है तेरे पास तो तू इससे प्रोडक्ट बना, मगर प्रोडक्ट कौन सा बनाना? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि हम किस पे बेचें? रीजनेबल बेसिस पे, रीजनेबल प्राइस पे। अब रीजनेबल प्राइस पे बेचोगे और पैसा कमाओगे अच्छा खासा। अब रीजनेबल प्राइस पे बेचेंगे, क्यों बेचेंगे? क्योंकि हमें गलत काम नहीं करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसमें आता है ब्लैक मार्केटिंग, होल्डिंग, अडल्ट्रेशन। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट। ब्लैक मार्केटिंग काला बाजारी, होर्डिंग माल छुपा लेना, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना। ठीक है, चलो 5 हो गए। इंडस्ट्री खोली, क्या लेकर आए? इको फ्रेंडली मशीन। फिर क्या लेकर आए? वर्कर, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। मशीन हो गया, वर्कर हो गया, इन दोनों को बोला प्रोडक्ट बनाओ गुड क्वालिटी ताकि हम बेच सके, क्योंकि हम नहीं करना चाहते उल्टे सीधे काम, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अवॉइड करेंगे इसको। और हम जो पैसा कमाएंगे उससे हम सोसाइटी का भला करेंगे, प्रोवाइडिंग बेसिक अम्यूनिटीज़, जैसे हॉस्पिटल बना दिया, क्लिनिक बना दिए, लाइब्रेरी बना दी, ठीक है, एक्सेट्रा, स्कूल बना दिए, एक्सेट्रा। ठीक, चल। और मैनेजमेंट क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो भी पर्सन काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। मैंने तो पहले ही बोल दिया, ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के पर्सन काम कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ एम होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तुम देखा करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मान लो अगर 40 लोग काम कर रहे हैं तो क्या होता है, 40 में से कुछ लोग काम छोड़ के दूसरे काम में चले जाते हैं कि यार यहाँ पर पैकेज मुझे कम मिल रहा है, वहाँ जाता हूँ, वहाँ ज़्यादा मिलेगा, या यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही, वहाँ जाऊँगा ग्रोथ हो जाएगी। सारे छोड़ के थोड़ी जाते, ये 40 के 40 छोड़ के चले गए, है ना, कुछ जाते रहते। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा। आई बात समझ? तो जिनकी भी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं करेगा, वो पर्सन हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, खराब बात है। लेबर टर्नओवर बढ़ता है इससे, फोकड़े के खर्चे बढ़ते। ठीक है, एक तो वर्कर को अपन अपने पास आए, अपन उसको काम सिखाए, वो अपने पास काम करे, जब वो काम करने में अच्छा हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है, अपन उस पर भरोसा कर पा रहे, पूरे काम को अपन उसको सौंप दे रहे, वो अपन को छोड़ के चला जाता है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा ना। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहिए? पर्सन्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करें, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, वो काम छोड़कर चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? वहाँ काम करने वाले पर्सनल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। अब क्या रिक्वायरमेंट होती है उनकी? पा पैसा, पहचान और प्रमोशन, ये 3 रिक्वायरमेंट होती है। पा, पैसा, फाइनेंशियल नीड, ठीक है, सैलरी और पर्क। पर्क्स का मतलब होता है परक्यूसिट, ठीक है। दूसरा पा, पहचान। पहचान का मतलब होता है पीयर रिकॉग्निशन। पीयर का मतलब होता है हमारे जैसे लोग, ठीक है, उसे बोलते हैं पीयर। यानी मैं ये चाहूँगा कि हर टीचर में मेरा नाम अच्छा रहे, मतलब जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं कॉमर्स, ठीक है, सबसे अच्छा टीचर कॉमर्स का कौन रहे? मैं रहूँ। मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि हर डॉक्टर में मेरा नाम रहे, जितने भी डॉक्टर है काम कर रहे हैं, ठीक है, सब में सबसे ज़्यादा फेमस मैं रहूँ कि अब्दुल सबसे अच्छे टीचर है। डॉक्टर में टीचर का क्या लेना देना है? अगर मैं लॉयर होता तो मैं ये चाहता कि सब लॉयर में सबसे ज़्यादा नाम किसका रहे? मेरा रहे, नंबर 1 का लॉयर मैं रहूँ। तो पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है अपने जैसे लोगों में। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, तो हर लोग क्या चाहेगा? जैसे 40 लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो 40 में से हर पर्सन क्या चाहेगा कि सबसे अच्छा एम्प्लॉय किसे माने? बॉस, है ना, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा मानेगा तो प्रमोशन भी तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, भरोसा भी तुम पे ज़्यादा होगा। ठीक है, कभी बड़ी पोस्ट निकली तो तुम्हें ही सौंपी जाएगी। आई बात समझ में? बॉस ने कोई दूसरा सेंटर डाल दिया, वहाँ का मैनेजर चाहिए, ब्रांच मैनेजर, तो तुम्हें ही बनाया जाएगा, तो तुम्हें हर बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो तुम ये चाहोगे कि बॉस की नज़र में सबसे महान कौन रहे? अपन। पीयर रिकॉग्निशन, ठीक है, पीयर रिकॉग्निशन। तो पीयर मतलब एक जैसे लोग, ठीक है। इसलिए लेडीज़ वगैरह क्या बोलती है कि हम अपने पीयर में जा रहे हैं, हमारे जैसे लोगों में, जो हमारे जैसे है।
पैसा, पहचान, पहचान को बोलते हैं सोशल नीड, सोशल है ना, सोशल हुई ना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हमारे ज़्यादा फॉलोवर होने चाहिए, है ना, यूट्यूब पे हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, है ना, फेसबुक पे हमारा ज़्यादा, जो भी ये होता है फेसबुक के अंदर क्या होता है, फॉलोवर तो नहीं होता वहाँ पर, ठीक है, फ्रेंड्स ज़्यादा होने चाहिए हमारे। तो ये इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोवर होने चाहिए। कौन सी नीड है ये? सोशल मीडिया की, यानी कि सोशल नीड है तुम्हारी, समझ गए? तो ये पीयर रिकॉग्निशन सोशल नीड में आता है। लास्ट पर्सनल ग्रोथ है, कौन सी नीड में आता है? हायर लेवल नीड। हायर लेवल नीड में आता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ये कि तुम ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हो, अब उसके बाद कोई लेवल बचा ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर तुम पहुंचो, हायर लेवल नीड, ठीक है। लेकिन नीड उसके बाद खत्म नहीं होती। तुमने सारी नीड पढ़ी होगी डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर, मोटिवेशन के अंदर, है ना, मास्लो की हायरार्की, है ना, हाँ। तो मास्लो की हायरार्की बेसिक नीड होती है, ठीक है। फिर बेसिक के ऊपर जाओ अपन, कौन सी होती है बेसिक के बाद? सेल्फ एस्टीम नहीं, हाँ, कौन सी होती है फिर? हाँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वेरी गुड, है ना। तो तुम्हारी सारी नीड होती है, मास्लो की पूरी थियरी पढ़ी है अपन ने, तो उसमें हायर लेवल नीड, ठीक है। बस सेल्फ एस्टीम तो हायर लेवल नीड में आता है ना, हायर लेवल नीड है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, सॉरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। ये हायर लेवल में आती है। बिलोंगिंगनेस तो तीसरी वाली है, ठीक है। हाँ, एस्टीम नीड भी है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी नीड है। ये एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये किस में आती है? हायर लेवल नीड, ठीक है। बिलोंगिंगनेस तो वो अपने मन का एहसास होना, सारे मिलजुल के काम करें, अच्छे लोग काम करें, चलो आ जाओ। तो ये तीन नीड हो गई अपनी, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड। देखो सोशल नीड में मैं तुम्हें समझा दूं क्या होता है। सोशल नीड में सिर्फ ये नहीं होता, सोशल नीड में वो आता है अपना बिलोंगिंगनेस। सोशल नीड में ये होता है कि जैसे क्लास में तुम बैठे हो ना, तो तुम ये चाहते हो कि टीचर भी तुम्हें जाने और सारे बच्चे भी तुम्हें पहचाने। कोई बच्चे ऐसा नहीं बोलते कभी मिल गया, अब तू बीसी में पढ़ता है क्या? हाँ, देखा ही नहीं मैंने कभी तेरे को, आता है क्या तू? पता ही ना पड़े भाई कोई ऐसा बच्चा भी है, या कोई ऐसा बच्चा होता है इसका नाम ही पता नहीं अभी तक अपन को। इतने टाइम से अपन बीसीसी में आ रहे हैं, अपनी क्लास में बच्चा बैठ रहा है, उसका नाम ही पता नहीं अपन को, इतने टाइम हो गया। तो बहुत सी बार क्या अटेंडेंस लेने वाले बोलते रहते हैं, अभी भी इस टाइम में भी बोलते, सर ये बच्चा कौन है? अबे ये बच्चा कौन है? ये बरसों से अपने साथ पढ़ रहा है, मतलब बोलता ही नहीं है, साइड में रहता है, कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। तो पहचान, बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, ठीक है। तो सोशल नीड में आते हैं। तीन नीड हो गई, पैसा, पहचान, प्रमोशन। पैसा फाइनेंशियल नीड, पहचान सोशल नीड, प्रमोशन हायर लेवल नीड। चलो अब एक बात याद रखना, अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे तो एम्प्लॉय हमारा साथ नहीं देगा, छोड़ के चला जाएगा। और अपनी भी नीड पूरी नहीं होगी तो अपन खुद ही बिजनेस का साथ नहीं देंगे, अपन बिजनेस ही क्या कर देंगे? अरे मालिक की नीड पूरी नहीं हो तो मालिक बिजनेस ही बंद कर देगा, समझ गए? चलो, इन द एब्सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऐसा बोलते हैं जिस बिजनेस के एम्प्लॉय उससे खुश ना हो, सेटिस्फाई ना हो, तो कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं होते उससे, ठीक है। जिस स्कूल के टीचर ही स्कूल से सेटिस्फाई नहीं है, बुराइयां कर रहे हैं, तो बच्चे कभी तारीफ नहीं, ऑब्वियस बात है। एम्प्लॉय में लॉस इंटरेस्ट इन द वर्क एंड अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सफर। लोग काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके तो ऑब्जेक्टिव पूरे ही नहीं हो रहे ना, काम में कहाँ से इंटरेस्ट दिखाएंगे, और वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सफर होगा इससे, ठीक है। पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सफर होगा, ठीक है। मैनेजमेंट शुड रिकंसाइल द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कैसे? मैनेजमेंट क्या करे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान दे, किसके साथ? पर्सनल। ये कैसे होगा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। हार्मनी से होगा। हार्मनी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन कमाए तो एम्प्लॉय भी कमाए, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट हो तो एम्प्लॉय को दो तुम लोग बोनस, समझ गए? तुम भी खुश, वो भी खुश, उनको मजा आएगा, वो और काम करेंगे, ठीक है। तुम्हें और मजा आएगा, उनको मजा नहीं आएगा, वो काम बिगाड़ देंगे, तुम्हें मजा नहीं आएगा। हार्मनी बहुत जरूरी है। चलो
इंपॉर्टेंस क्या होता है? अब एक बात सुन लो सारे बच्चे, जो ऑब्जेक्टिव होता है वही इंपॉर्टेंस होता है। पहले चैप्टर में तोड़ तोड़ के दे दिया है सबको, तोड़ मरोड़ के, ठीक है। किसी भी चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव आएंगे ही नहीं इसके बाद, ये लास्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ये एक ही होता है। भाई मैनेजमेंट को क्यों यूज करूं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, क्यों नेसेसरी है, इंपॉर्टेंस का मतलब बता रहा हूं। इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन एग्जाम में किस नाम से बन के आएंगे, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यहाँ तो ऑब्जेक्टिव अलग है, ठीक है। आगे मान लो प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग की बात करें तो तुमसे पूछे प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो तुम इंपॉर्टेंस लिख कर आना। तुम बोला प्लानिंग का एम क्या है, इंपॉर्टेंस लिख कर आना। तुम बोला प्लानिंग नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, ठीक है। नेसेसरी पूछे कि क्यों नेसेसरी है प्लानिंग, नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की नेसेसिटी बताओ, ठीक है। प्लानिंग की रिक्वायरमेंट बताओ। सबके अंदर क्या लिख कर आना है, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस लिख कर आना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अलग है, एम अलग है। ऑब्जेक्टिव एम एक वर्ड होता है और इंपॉर्टेंस, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी ये सब एक होता है। और आने वाले चैप्टर में तो इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव एम सभी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एम अलग है, इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट अलग है। इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट। चलो क्या है भाई इंपॉर्टेंस, सबसे पहला कि इसके बिना गोल अचीव नहीं हो पाएगा, तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल। अब देखो कमाल की बात बताता हूँ, फीचर्स में जो अच्छी बात है, फीचर्स के अंदर जो अच्छी बात होती है, ठीक, वो किस में आ जाती है, इंपॉर्टेंस में आ जाती है। ज़रूरी बात मतलब फीचर्स हमेशा आएगा कि इतना मेगापिक्सल कैमरा है, इतनी स्टोरेज है, ये फीचर्स होते हैं। मोबाइल ये काम करता है, ये वाला मोबाइल ये काम करता है, ये करता है, ये करता है, बड़ी स्क्रीन है, आराम से मूवी देख सकते हो, ये करता है, वो करता है, सब बता रहे हैं। पर करता है बोलेंगे तो इंपॉर्टेंस, ठीक है। गोल अचीव करने का प्रोसेस है तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। गोल अचीव करने में हेल्प करता है तो इंपॉर्टेंस। तुमने कहा अच्छा ऐसा, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस बनने में हेल्प करता है, ऐसा लिखकर बता देना वहाँ पर पागल की तरह। क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस बनने में हेल्प करता है, ऐसा होता है क्या कुछ नहीं। मैनेजमेंट डायनामिक है, क्या है मैनेजमेंट, डायनामिक है। ऊपर पढ़े तो डायनामिक है मतलब फीचर्स या इंपॉर्टेंस, फीचर्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक केस में, मतलब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बदलती रहती है ना, तो उसमें अपने आप को अडेप्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंस बन गया, समझ में आया। 2 पॉइंट अपन ने फीचर्स में से ले लिए, फीचर्स में से, ठीक है। जीडी, कौन कौन से 2 पॉइंट, जीडी, ठीक है। और 3 ऑब्जेक्टिव ले लिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, लिख देना हेल्प इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। और हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की जगह लिख देना कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ठीक है। नेचर, अभी नेचर फीचर एक ही होता है, नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब एक ही होता है। तो अब ध्यान से सुन लेना नेचर के बारे में क्या है। देखो नेचर में क्या होगा, अपन ऐसे बोलेंगे यार ये इसको जैसा दिखता है बिल्कुल, अबे यार बिल्कुल सेम उसकी तरह बात करता है, ऐसा बोलते हैं ना कंपेयर करके किसी को। तो यार नेचर में कंपेयर किया जाएगा मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट्स और प्रोफेशन के साथ, 3 चीज़ के साथ मैनेजमेंट को कंपेयर किया जाएगा। अब मैनेजमेंट के गुण जिससे ज़्यादा मिलते होंगे उससे मैनेजमेंट की शादी कराएंगे, नहीं। मैनेजमेंट क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट बिल्कुल इसके जैसा है। जिस सब्जेक्ट से मैनेजमेंट के गुण ज़्यादा मिलते होंगे तो मैनेजमेंट को बोलेंगे मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट की तरह। तो शुरुआत करते किसके साथ, साइंस के साथ। देखते हैं साइंस से कितने गुण मिल रहे हैं। अब गुण मिलाने में ऐसे नहीं मिलाते कि यार मैं ऐसे बोलूँ कि ये ऋतिक की तरह लगता है जतिन, तुम बोलोगे सर कहाँ लगता है, कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं, कहाँ ऋतिक और कहाँ जतिन, ठीक है, कोई रिश्ता ही नहीं है इसका। मैं बोलूँ क्यों, बता दूँ मैं तुम्हें कि ऋतिक की तरह क्यों लगता है। मैं कहा ऋतिक की एक नाक है, इसकी भी एक नाक है, ऋतिक के 2 कान है, इसके भी 2 कान है, तो तुम बोलोगे तो हमारे भी है, तो हम भी ऋतिक लगते हैं क्या, ऐसा तो ही होता है। ऐसे फीचर्स मिलाएंगे ऋतिक के जो स्पेशल हो, और वो सारे किस में मिल रहे हो, जतिन में मिल रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ जतिन किस तरह लगता है, ऋतिक रोशन की तरह लगता है। समझ गए, एक नाक है, 2 कान है, 2 आंखें, ऐसे ऐसे बोलूँगा, दांत है उसके, ऋतिक के दांत है, इसके भी दांत है,
उसके भी वाइड है, इसके भी वाइड ही है। ये कोई फीचर्स हुए क्या मिलाने के? हाँ हाँ, वो मेल है, ये मेल है, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे फीचर्स में तो ये लड़का सारे जवाब देगा। सबसे पहले आते हैं साइंस में। साइंस साइंस क्या होता है? सिस्टेमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टेमेटाइज बॉडी पता है किसको बोलते हैं? साइंस भयंकर सिस्टेमेटिक है भाई साहब। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अब हो गया तो क्या होगा, समझ गए? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई बीमारी अगर सही हुई तो साइंस बता देगा सही कैसे हुई। कोई बीमारी अपने आप सही हो गई तो साइंस बता देगा अपने आप कैसे सही हो गई। ठीक है, साइंस सब बता देगा, हर चीज़ का जवाब है। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और जिसका भी जवाब साइंस के पास ना हो उसे चमत्कार बोलते हैं। ठीक है, एक लेडी मंदिर में गई, भगवान से प्रे किया कि भगवान मेरे पति बीमार है, उसको ठीक कर दे, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। रोना धोना मचा दिया, सर फोड़ रही है वो, ठीक है, वहीं बस बैठी है, मैं तो नहीं जाऊँ यहाँ से, मेरे पति को सही कर। और उसका पति सही भी हो जाता है। भयंकर बीमारी, डॉक्टर ने कह दिया भाई इलाज ये सही नहीं होगा आपका पति, और भगवान से मांगती है, वो सही हो जाता है। उसको पति को लेकर जाती है तो डॉक्टर बोलता कुछ भी नहीं यार, ये कैसा हो गया, क्या किया आपने? बोला मैं भगवान से मांग के आई थी, मैंने भगवान से कहा था मेरा पति सही नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, तो मेरा पति आगे लेने के लिए चला, तो हो गया सही, पागल ही गया। ठीक है, कब तक यहाँ बैठी रहेगी? तो मेरा पति मेरे को लेने आई है, मैंने कहा तो चल फिर भी नहीं पाते, इनकी हालत खराब थी, बेड पे लेटे हुए थे, अब आपके पास बताने के लिए लाए, अपने का कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर बोला इट्स अ मिरेकल, चमत्कार हो गया। तो जब साइंस कोई जवाब नहीं दे पाता तो उसे क्या बोलते? चमत्कार, मिरेकल। ठीक है, मतलब साइंस हर चीज़ के जवाब देगा ना, हर चीज़ के जवाब देगा। इवन के वो अपन ऊपर चांद वगैरह, सॉरी तारे वगैरह को देख के बता देना इसके साथ ऐसा होगा, उसके साथ वैसा, उसको भी क्या बोलते हैं? वो भी साइंस है, उसको भी साइंस बोला गया है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, सही है ना? तो वो कोई चमत्कार नहीं है, मतलब वो मैजिक नहीं है, मैजिक दिखा रहे हैं लोग। अच्छा इन लोगों ने हमें पहले ही बता दिया हमारे साथ क्या होगा, अच्छा ऐसा ही हो रहा है। हाँ, इसने कहा था मक्कार हस्बैंड मिलेगा, बिल्कुल मक्कार मिला साहब, पढ़ा ही रहता है। तो किसने बता दिया? जादू से बताया, मैजिक से बताया? नहीं, साइंस ने उसका रीज़न भी बता दिया, भाई ये कैसे बता पा रहा है। जब भी साइंस किसी का रीज़न बता दे तो फिर वहाँ साइंस है। साइंस बिल्कुल परफेक्ट होता है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना? यानी साइंस क्या बता देता है? कॉज एंड इफेक्ट। इसलिए साइंस को बोलते हैं सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। समझ गए? ये बात याद रखना, साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंस को साइंस ही पता है क्यों बोलते हैं? साइंस को साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट का मतलब उसके असर। ठीक है, सिगरेट पीने से लंग कैंसर होगा, तो लंग कैंसर का कारण, कॉज क्या है? सिगरेट पीना। सिगरेट पीने के इफेक्ट्स क्या है? लंग कैंसर। कई सारे हैं, उसमें से एक क्या है? लंग कैंसर। ठीक है, तो लंग कैंसर का कारण और सिगरेट पीने का असर, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ गए? चलो, अब साइंस तो ऐसा करता है, मैनेजमेंट भी ऐसा करता है क्या? तो हाँ, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल बनाए गए ना, वो प्रिंसिपल भी ऐसे ही बनाए गए। जैसे हार्मनी और डिस्कॉर्ड, तुम लोग वर्कर को अच्छा काम करने पे इंसेंटिव दोगे तो और अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो मैनेजमेंट को अच्छा काम चाहिए और वर्कर को ज़्यादा पैसा चाहिए, तुम उसको पैसा ज़्यादा दो तुम्हें अच्छा काम देंगे, खत्म हो गई बात। ठीक है, नहीं दोगे तो अच्छा काम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वर्कर अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे? तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो कॉज भी बताते हैं और इफेक्ट भी बताते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। दूसरा, तो ये वाला फीचर, पहला वाला फीचर मिल रहा है भाई, साइंस का पहला फीचर मिल रहा है। दूसरा फीचर, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट सही निकलते हैं, तब जाके कोई बात की जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर बोला गया कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे क्यों गिरती है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है धरती में जो खींचता है हर चीज़ को नीचे। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये एक्सपेरिमेंट करके बताया गया। ऐसे रात को किसी को सपना आया, सुबह उठ के उसने बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज़ का, हर लॉ, हर फॉर्मूला किस पे बेस होता है? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही होता है क्या?
हाँ, मैनेजमेंट भी ऐसा ही होता है। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, कुछ वर्करों को इंसेंटिव देकर दिया, तो 10 वर्कर को इंसेंटिव दिया, उसमें से 7 वर्कर अच्छा काम करने लग गए, 3 तो अभी भी मक्कारी कर रहे थे। याद रखना, मैनेजमेंट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। बचपन से बढ़ते आए ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, मनुष्य येड़ा होता है। मतलब तुम किसी के साथ अच्छा करो, मोरल साइंस सिखाता है, मोरल नाम ही मोरल दिया है उसका, साइंस का, ठीक है, वो मोरल साइंस है, सॉफ्ट साइंस है वो, एग्जैक्ट साइंस। मोरल साइंस इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि मोरल साइंस तुम्हें क्या सिखाता है, तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ करके देख लेना एक बार, ठीक है। करना तो अच्छा ही चाहिए अपन को, क्योंकि अपन अच्छे हैं, है ना, तो अपन जैसे अपन को वही करना चाहिए। तुम अच्छे हो तो अच्छा ही करो, और तुम बुरे हो तो तुम बुरा ही करोगे, मानोगे नहीं, तुम डीड बन जाओगे, ठीक है। तो मोरल साइंस अपन को सिखाता है तुम अपन किसी के साथ अच्छा करेंगे वो भी अपने साथ अच्छा करेगा, मगर तुम्हें 100% ये देखने को नहीं मिलेगा। तुम अगर किसी के साथ 10 लोगों के साथ अच्छा करोगे, 10 के 10 तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। हो सकता है 5 करे, 6 करे तुम्हारे साथ अच्छा, 7 करे, बाकी 3 तो तुम्हें धोखा दे दे, ठीक है। तुमने उसके साथ अच्छा किया और अच्छा करने के तो बहुत दूर की बात रह गई, और बुरा कर दे तुम्हारे साथ, ऐसा कर दे, तुम बोलो यार ये क्या हो गया यार, कैसा आदमी, दिन दिन रात इसका काम आता था, मैं कभी इसको मना ही नहीं किया मैंने आज तक, जब बोलता था इसके काम के लिए चला जाता था मैं, आज पहली बार बुलाया जिसमें नाटक कर रहा है, इसके तो मुंह भी ना लगूं मैं, बेकार इंसान, 3rd क्लास। तो गुस्सा आ गया, दिन रात जिसके साथ घुमा करते थे आज वो बन गया 3rd क्लास, ठीक है। कुछ भी हो सकता है बेटा, ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। हमें तो अपनों ने लूटा, गिरोह में कहाँ दम था, हाँ, हमने तो गर्मी वहाँ चलाई जहाँ पहले से बम था, चला जाओ। तो क्या होता है, अब मैनेजमेंट किसके ऊपर बेस है, मैनेजमेंट ने सारे प्रिंसिपल किसके लिए बनाए, इंसानों के बिहेवियर के लिए। समझो बात को, इंसानों के बिहेवियर के लिए बनाए सारे प्रिंसिपल। हार्मनी, वर्कर को इंसेंटिव दो, वर्कर क्या करेगा तुम्हारे साथ, हाँ तुम्हें अच्छा काम करके देगा। 3 वर्कर तो कर ही नहीं अच्छा काम, क्यों, क्योंकि वो तो है ही मक्कार, जन्म सिद्ध मक्कार है वो पैदा ही मक्कार हुए थे, उनको इंजेक्शन लगा दिया था मक्कारी का। भाई टीचर कितनी मेहनत कर ले, कितना ही मोटिवेट कर ले, पूरी क्लास थोड़ी पढ़ने बैठ जाएगी। जो मक्कार है, बिल्कुल मक्कार, मतलब कुछ तो इतने मक्कार होते हैं, ठीक है, जिनको डांट दिया जाए, इतनी छुट्टी करता है ये वो, 8 दिन में 10 दिन में एक बार आ रहा है, पागल है क्या, आज के बाद छुट्टी मत करो, दूसरे दिन कर लेगा, ठीक है। और केके जाएगा सर बिल्कुल नहीं करो, अब देख लो सर, आप अब देख लेना। एक बच्चा 11 में रोज केके जाता है, मेरे को 10-12 दिन में एक दिन आता है और रोज केके जाता है, सर अब से देख लेना, इस दिन के बाद से गारंटी दे रहा हूँ एक भी छुट्टी हो जाए तो। मैं पक्का, हाँ, दूसरे दिन छुट्टी, दूसरे दिन छुट्टी, और अभी एक दिन की नहीं करता, एक दिन तो समझ में ही नहीं आता उसको, वो तो वेकेशन लेता है। समर विंटर चलते रहते हैं उसके, समर आया विंटर आया, दिवाली आई होली आई, समर आया विंटर आया, दिवाली आई होली आई, ये कार्यक्रम चलते रहते हैं उसके। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, हाँ कब नहीं आया, रेनी सीजन नहीं आया, हाँ रेनी सीजन नहीं आया, हाँ सही कह रहा है, रेनी सीजन, मतलब सारे सीजन मनाता है वो, और उसके चलते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते, ठीक है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसके बने हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे। तो सुनो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाते कैसे अपन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। कैसे बनाते हैं प्रिंसिपल, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया ना, क्या एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अच्छा कमाया तो मैंने क्या दिया, उसमें से वर्करों को इंसेंटिव दिया, बोनस दिया। सुन रहे हो सारे बच्चे, मैंने अच्छा कमाया तो मैंने वर्कर को क्या दिया, इंसेंटिव दिया। अब इंसेंटिव देने के बाद वर्कर को क्या करना चाहिए था, अच्छा किया उन्होंने, हाँ किया, 7 ने किया, 3 ने, ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल दे दिया, तुम भला करोगे वर्कर के साथ, अच्छा काम करोगे, अच्छा रुपया दोगे, वो भी अच्छा काम करे, ये प्रिंसिपल बना दिया। सुन रहे हो सारे बच्चे, लेकिन ये प्रिंसिपल का रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट रहे, ये गारंटी है क्या, मतलब मैं इंसेंटिव दूँ तो वर्कर अच्छा काम करके ही देंगे, ये गारंटी है क्या, नहीं। तो बस ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि प्रिंसिपल तो किस पे बने, साइंस के भी एक्सपेरिमेंट में बनते हैं, मैनेजमेंट के भी बनते हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट में क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है, समझ गए बात। तो यही बोल रहा है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कैसे बने, एक्सपेरिमेंट से बने, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किससे डील करते हैं, ह्यूमन, और ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड।
इंसान कुछ भी कर सकता है भाई, तुम भला कर रहे हो तुम्हारे बुरा करके चला जाए, ठीक है, पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें लूट के निकल दिया। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली, ये फीचर आधा प्रेजेंट है आधा नहीं है, तो ये तो अपन को आधा आधा मिला। लास्ट यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह फॉलो किया जाता है और सेम रिजल्ट आता है, रिजल्ट में फर्क नहीं आता, ठीक है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल तो है, क्या है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, तुम्हें ही मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है और इंडिया के बाहर हर कंट्री में किसकी पढ़ाई कराई जाती है, मैनेजमेंट की, लेकिन मैनेजमेंट के रिजल्ट हर समय सही नहीं होते, बस ये प्रॉब्लम आती है। तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी वाले के अंदर अभी क्या है, इन लोगों को लाइन लिखना बराबर आता नहीं है ना, इनको लिखने में थोड़ी कमी रहती है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है तो इनको लिखना चाहिए, हाँ एक्सपेरिमेंट में बेस्ड है, ये फीचर होना चाहिए, ये लोग बोलते हैं पार्शियली प्रेजेंट। फिर यहाँ यूनिवर्सल वैलिडिटी है क्या, तो बोलना चाहिए यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है, मतलब सब अप्लाई तो करते हैं मगर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता हर बार जैसा आना चाहिए, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, नहीं है इसका एप्लीकेशन यूज, है ना। आगे बढ़ाएगा, आगे अगले चैप्टर में पढ़ाएगा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, या मस्ती करता है तुम्हारे साथ पागल, बोलता है यूनिवर्सल नहीं है इसके प्रिंसिपल, और आगे बोलता है यूनिवर्सल है प्रिंसिपल, फिर बोलता है दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। हाँ बस ये याद रखना, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं अपन, सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। मतलब क्या, स्टाफिंग तुम लोग पढ़ते हो, है ना, स्टाफिंग में तुम लोग पढ़ते हो रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन विलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट ही कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेते, डायरेक्टली ले जाते हैं वर्कर को बिना टेस्ट लिए, ठीक है। तुम सारे प्रिंसिपल पढ़ते हो, अभी प्रिंसिपल पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हमेशा बिजनेस को ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, अपन वो रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन, इसलिए अपन चैप्टर नंबर 1 से कर रहे हैं। पढ़ाया तो क्या जाता है सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, कोई भी टीचर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दे, ऊपर से जाए बच्चे का समझ में नहीं आया चल क्या रहा है, इसीलिए मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 अपन पहले पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट के कई सारे प्रिंसिपल बनाए गए प्रिंसिपल, मगर प्रिंसिपल के रिजल्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट, पहली बात। दूसरा, प्रिंसिपल को फॉलो करने का तरीका भी अपने हिसाब से होता है, अपने हिसाब से होता है, कोई मॉडिफाई करके फॉलो करना तो करो। एक प्रिंसिपल होता है रेम्युनरेशन सही दो वर्कर को, फेयर रेम्युनरेशन दो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ वर्कर को फेयर देते हैं, कुछ वर्कर को फेयर नहीं देते, फेयर नहीं देते। बहुत सी बार अपन को लगता है यार ये टीचर अपने साथ ही काम कर रहा है, स्कूल वाले इनको ज़्यादा दे रहे हैं, मुझे कम दे रहे हैं, बल्कि मैं इससे अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अनफेयर हो गया ना ये बात, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मॉडिफाई करना होता है मॉडिफाई करके फॉलो करता है, इसीलिए ये वाला फीचर अपन को मिलता नहीं है। बस ये मिलता है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मिलता है आधा आधा, मतलब एक्सपेरिमेंट के तो बेस होता है मगर रिजल्ट एक्यूरेट ये तो मिलता ही नहीं है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिड नहीं है प्रिंसिपल, ठीक है। कोई फॉलो करता है अपने हिसाब से, कोई फॉलो नहीं करता, और जो करता है तो किसके कैसे करता है, बहुत सी बार मॉडिफाइड करके, सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाइड करके फॉलो करता है, आधा फॉलो करता है आधा नहीं करता, जैसे करना हो करता है, ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल दिस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करता, ये फुलफिल करता है, ये आधा करता है, ये करता ही नहीं, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तीनों करता, तो मैनेजमेंट क्या होता, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होता, साइंस। तो मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस है, ठीक है, इन एग्जैक्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस है और सॉफ्ट साइंस है। ये 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, इन एग्जैक्ट, सोशल और सॉफ्ट, ठीक है। सिर्फ सॉफ्ट से काम नहीं होगा, सॉफ्ट साइंस याद करके चले जाए। चलो आज अपन ने देखा कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस के प्रिंसिपल एक पूरा मिला, एक आधा मिला, एक मिला ही नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं होगी। कल पढ़ेंगे आर्ट्स और प्रोफेशन के बाद। आज के लिए इतने बाबा टेके ने बनाई से आपका दिन मंगल।